जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। वे कायर है जो हार गए, नर नाहरबाजी मार गए, इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए। जो तकदीर बदलने निकले हैं वो गीत जीत के गाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं, निश्चय ही मंजिल पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ और एक नए टेस्ट के साथ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने 3 टेस्ट श्रृंखलाएं शुरू कर रखी हैं, एक डॉक्टर नगेंद्र की, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। डॉक्टर नगेंद्र के जो टेस्ट हैं वो सोमवार और मंगलवार को रहते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो टेस्ट हैं वो बुधवार और गुरुवार को रहते हैं, और सामान्य जो टेस्ट हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के वो शुक्रवार और शनिवार को रहते हैं। इनकी पीडीएफ भी आपको मिलती है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, या तो मुझे ज़्यादा नहीं आता या विद्यार्थियों के बात समझ में नहीं आ रही, बार बार मैसेज करके ऐसा पूछा जा रहा है कि क्लासें कहाँ हो रही है। तो मैं आपको बता दूँ, किसी प्रकार का वर्तमान में कोई ऐप नहीं है, सभी की सभी क्लासें निःशुल्क हैं और YouTube पर ही मिल जाएंगी। आपको सभी की सभी क्लासें YouTube पर मिल जाएंगी। अगर फिर भी कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबर से जुड़ जाइए, वहाँ मैं WhatsApp के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से भी ये क्लासें भेजता रहता हूँ, और साथ में PDF भी वहाँ भेजता हूँ। और कोई लेट हो रही है तो वो भी मिल जाएगी 100 में से 100%। अभी आप एक बार वीडियो देख लीजिए। ये नंबर है 63 771 24 802, 63 771 24 802। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी वीडियो मिलेंगी, ठीक है। और वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर थोड़ा आसान रहता है वीडियो भेजनी, व्हाट्सएप पर थोड़ा सा कठिन रहता है, जल्दी से नंबर सेव भी नहीं हो पाते हैं। तो चलते हैं। आज जो टेस्ट है रीतिकाल का टेस्ट है। रीतिकाल का एक टेस्ट पहले हो चुका है। अगर आपने रीतिकाल का पहला टेस्ट नहीं दिया है तो आप उस टेस्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने भूमिका के रूप में रीतिकाल को बड़े ही शॉर्ट टाइप से समझाने का प्रयास किया, बहुत ही अच्छे से पूरे रीतिकाल को समझाने का प्रयास किया। वहाँ आपको रीतिकाल समझ में आ जाएगा, तो वो ज़रूर देखें वीडियो एक। उसमें क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे मैंने लिए हैं। और टेस्ट की बात करें तो टेस्ट जो है वो आदिकाल के 2 टेस्ट हैं, और उसके बाद भक्ति काल आता है। भक्ति काल में संत काव्य के 2 टेस्ट, सूफी काव्य के 2 टेस्ट, कृष्ण काव्य के 2 टेस्ट, राम काव्य के 2 टेस्ट, और अब रीतिकाल के भी 2 टेस्ट है। और ये रीतिकाल का दूसरा टेस्ट है। टेस्ट संख्या 1 आप जरूर देखें। देखते हैं प्रश्न संख्या 1। बहुत बहुत शुभकामनाएं। रीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? शैली, परंपरा, प्रणाली या पद्धति। रीति का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए? ए, बै, स या फिर द? तो उत्तर है द, उपयुक्त सभी। तो रीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? शैली भी है, परंपरा भी है, प्रणाली या पद्धति भी है। रीति को वैसे किस नाम से जाना जाता है? मार्ग नाम से जाना जाता है। और यहाँ तो ये रीति की बात चल रही है। वैसे रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों पड़ा? तो उसके लिए जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि अगर इस काल को, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिए हैं वो नाम दिया है मध्यकाल, और उसके साथ साथ मध्यकाल और साथ में नाम दिया है रीतिकाल। ये 2 नाम दिए हैं, ठीक है ना। मध्यकाल और रीतिकाल ये 2 नाम दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि इस काल को अगर कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन रीतिकाल नाम क्यों पड़ा? रीतिकाल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस काल के जितने भी रचनाकार थे उन सभी ने एक ही पद्धति का अनुसरण किया था, एक ही शैली का अनुसरण किया था, एक ही परंपरा का अनुसरण किया था, एक ही मार्ग का अनुसरण किया था। इसलिए इस काल का नाम रीतिकाल पड़ गया। या जिस काल में रचनाकारों ने, लेखकों ने, जिस काल में रचनाकारों ने, लेखकों ने एक ही रीति से संबंधित रचनाएं लिखी थी, अर्थात इस काल में अधिकतर लक्षण ग्रंथों की रचना हुई थी। लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं? लक्षण ग्रंथ वो होते हैं जिसमें किसी एक बिंदु को लेकर, काव्य शास्त्र से संबंधित किसी एक बिंदु को लेकर, जैसे शब्द शक्ति को लेकर, अलंकारों को लेकर, या छंद को लेकर, या रस को लेकर, उसके स्वरूप पर, उसके अवयव पर, उसके भेद पर, उसके उदाहरणों पर ग्रंथ लिखे जाते हैं, उन्हें लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। क्या है? प्रश्न संख्या 2 है रीतिरात्मा काव्य। रीतिरात्मा काव्य अर्थात
रीति को काव्य की आत्मा किसने कहा है? रीति को काव्य की आत्मा किसने कहा है? ए, बै, से या फिर द? किसने कहा है? तो बहुत ही आसान है। किसने कहा है? आचार्य वामन ने। किसने कहा है? आचार्य वामन ने कहा है। तो रीति को काव्य की आत्मा किसने कहा है? आचार्य वामन ने। किसने कहा? आचार्य वामन ने। आचार्य वामन की रचना का नाम क्या था? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इनकी रचना का नाम था। और वामन का जो समय माना जाता है वो 8वीं शती माना जाता है। वामन का समय कौन सी शती माना जाता है? 8वीं शती माना जाता है। वामन ने रीति संप्रदाय की स्थापना की थी। जैसे हमारे संप्रदाय है ना, रस संप्रदाय हो गया, अलंकार संप्रदाय हो गया, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, उसी प्रकार से जो रीति संप्रदाय था उसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो वामन माने जाते हैं। वामन का काल जो 8वीं शती माना जाता है। और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इनका जो है प्रमुख ग्रंथ है। और वामन ने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा था, गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दों विद्यते। गुणालंकृत्यो शब्दार्थ्यो काव्य शब्दों विद्यते। अर्थात जो वामन थे उन्होंने गुणों को महत्व दिया था। किसको महत्व दिया था? वामन ने गुणों को महत्व दिया था। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और रीति को काव्य की आत्मा कहा था। किसने? वामन ने कहा था। देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीति से तात्पर्य उन लक्षण ग्रंथों से है। ठीक है, रीति से तात्पर्य उन लक्षण ग्रंथों से है जिनमें क्या होता है? अच्छे से समझ ले प्रश्न को। रस, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, रस, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के भेद, स्वरूप, अवयव आदि के लक्षण दिए गए हों। रीति की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? रीति की उपयुक्त परिभाषा, रीति से तात्पर्य, रीति की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ए, बै, से या फिर द? डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य भिखारी दास। तो किसके द्वारा दी गई है? डॉक्टर भागीरथ मिश्र द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? डॉक्टर भागीरथ मिश्र द्वारा। क्या कहा गया? रीति से तात्पर्य उन लक्षण ग्रंथों से है जिनमें रस, अलंकार, वक्रोक्ति एवं ध्वनि, मतलब किसी एक को भी। रीति से तात्पर्य क्या है? उन लक्षण ग्रंथों से। रीति में क्या हुआ था? मैंने कहा था लक्षण ग्रंथों की रचना की थी रीति काल के अंदर। वो लक्षण ग्रंथ क्या थे? लक्षण ग्रंथों में क्या किया जाता था? जैसे एक रस बिंदु ले लिया, अब रस का क्या किया जाता था? इसका स्वरूप का वर्णन किया जाता था, इसके अवयव का वर्णन किया जाता था, इसके भेदों का वर्णन किया जाता था और इसके उदाहरण भी दिए जाते थे। वो लक्षण ग्रंथ कहलाता था। तो ये क्या था? किसकी परिभाषा? ये भागीरथ मिश्र की है। किसकी है? डॉक्टर भागीरथ मिश्र की ये परिभाषा है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 4 पर। शिवराज भूषण में कितने अलंकार हैं? शिवराज भूषण में कितने अलंकार हैं? किसकी है ये रचना? शिवराज भूषण किसकी रचना है? ये भूषण की रचना है, हम सभी जानते हैं। ठीक है ना। कितने अलंकार है? 88, 99, 105, 107। तो कितने अलंकार है? 105 अलंकार है। कितने अलंकार है? शिवराज भूषण में कितने अलंकार है? 105 अलंकार है। ये 105 अलंकार क्या है? 99 तो क्या है? अर्थालंकार। 99 क्या है? इसमें अर्थालंकार है। और 4 क्या है? इसमें शब्दालंकार है। 4 क्या है प्यारे बच्चों? शब्दालंकार। और 1 क्या है? इसमें चित्र अलंकार है। 1 क्या है? चित्र अलंकार है। 1 क्या है? चित्र अलंकार है। अगर हम भूषण की रचनाओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो वो रचनाएं हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है
1 नंबर पर शिवराज भूषण, 2 नंबर पर हमारे पास आ जाता है शिवा बावनी, 3 नंबर पर छत्रसाल, 3 नंबर पर हमारे पास आ जाता है छत्रसाल, 4 नंबर पर आ जाता है दूषण उल्लास, 5 नंबर पर आ जाता है भूषण हजारा, 6 नंबर पर आ जाता है अलंकार प्रकाश और 7 नंबर पर आ जाता है छंदो हृदय प्रकाश। ठीक है, तो ये जो 2 रचनाएं हैं अंत वाली, इन 2 रचनाओं को डॉक्टर नगेंद्र ने किसी और की माना है, इन 2 रचनाओं को डॉक्टर नगेंद्र ने किसी और की माना है। अब बात करते हैं शिवराज भूषण की। तो शिवराज भूषण में कितने हैं? 385 पद्य हैं, 385 पद्य हैं और 105 अलंकार है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपको बताकर गया हूं। शिवा बावनी में क्या है? शिवा बावनी में 52 कवित है, शिवा बावनी में 52 कवित है। तो ये है शिवराज भूषण की रचनाएं। कौन कौन सी भूषण की रचनाएं? शिवराज भूषण, उसके बाद शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय प्रकाश। ये है भूषण की रचनाएं। भूषण की रचनाओं को याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि भूषण ने शिवराज और शिवा से छत्तर लेकर, आचार्य भूषण ने, ये भी मैं करवा देता हूं आपको, याद रख लेना, बहुत ही आसान है। आचार्य भूषण ने शिवराज और शिवा से छत्तर लेकर दूषण और भूषण को, आचार्य भूषण ने शिवराज और शिवा से छत्तर लेकर दूषण और भूषण को अलंकार व छंदो हृदय का प्रकाश दिखाया। ठीक है ना? क्या है कि आचार्य भूषण ने शिवराज और शिवा से छत्तर लेकर, आचार्य भूषण ने शिवराज और शिवा से छत्तर लेकर दूषण और भूषण को अलंकार व छंदो हृदय का प्रकाश दिखाया। अलंकार व छंदो हृदय का प्रकाश दिखाया। तो जो यहाँ बात आती है शिवराज की, तो शिवराज से शिवराज भूषण, शिवराज से शिवराज भूषण, शिवा से शिवा बावनी, शिवा से शिवा बावनी, छत्तर से छत्रसाल दशक, छत्तर से छत्रसाल दशक, इसमें 10 कविता है। छत्तर से छत्रसाल दशक, इसमें 10 कविता है। अगर मैं पीछे नहीं लिख के गया तो देख, हाँ, छत्रसाल दशक रहेगा। ये रचना क्या है? छत्रसाल दशक। ऐसे काम करती है ट्रिक, आपको बता दूं। ठीक है ना? 10 कवित, ठीक है ना? छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक की बात करें तो दूषण उल्लास, भूषण हजारा। अब अलंकार और छंदो हृदय के साथ प्रकाश क्यों है? अलंकार से अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय से छंदो हृदय प्रकाश दिखाया। इस तरह से आप भूषण की रचना कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। क्या है प्रश्न संख्या 5? शिवाजी और छत्रसाल की वीरता को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को
शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपयुक्त कथन जो है वो किस साहित्यकार का है? कहने से तात्पर्य है कि भूषण जो थे उन्होंने वीर रस के रीति काल में जो एकमात्र कवि वीर रस के माने भूषण, सुदन और लाल, ये जो तीन कवि हैं ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। उनमें से रीति काल में ये माना जाता है कि रीति काल के जो कवि हैं उन्होंने श्रृंगार परक रचनाएं लिखी थी। उसके अलावा उन्होंने क्या किया था, अपनी राजाओं की प्रशंसा में या उनको खुश करने के लिए रचनाओं का निर्माण किया था। लेकिन ये जो है मतलब बाकी सबके लिए कहा जाता है कि झूठी खुशामद की थी उन्होंने अपने राजाओं की या आश्रयदाताओं की, लेकिन ये जो भूषण है इन्होंने जो अपने आश्रयदाताओं के बारे में जो लिखा है वो झूठी खुशामद नहीं है। वास्तव में हिंदू जनता उनको उसी प्रकार से स्मरण करती है, योद्धाओं के रूप में, जैसा योद्धा के रूप में इन्होंने वर्णन किया है। किसका क्या नाम है? शिवाजी का और छत्रसाल का। ठीक है ना। अब ये कथन जो है ये किसका है? ए बैस है या फिर द? तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बिहारी सतसई की टीका, बिहारी सतसई की टीका बिहारी विहार के रचयिता है। बिहारी सतसई की टीका बिहारी विहार के रचयिता है। ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो कौन है? अंबिका दत्त व्यास। कौन है? अंबिका दत्त व्यास। किसके? बिहारी सतसई की टीका बिहारी विहार के। बिहारी सतसई की जो सबसे महत्वपूर्ण टीका है वो जगन्नाथ दास ने लिखी थी। जगन्नाथ दास ने किस नाम से लिखी थी? जगन्नाथ दास। अच्छा, बिहारी रत्नाकर नाम से। किस नाम से लिखी थी? बिहारी रत्नाकर नाम से। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई की जो सबसे महत्वपूर्ण टीका लिखी थी वो बिहारी रत्नाकर के नाम से लिखी थी। वरिष्ठ अध्यापक के अंदर ये बिहारी रत्नाकर लगी हुई है। इसके 20 पद है शायद। हमने इस संबंध में अपने शोध प्रबंध में, बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर जगह आपको नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको विशेष रूप से वो जो ग्रंथ है जिसने लिखी है उसकी जो साहित्य का इतिहास है वही पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं रहेगा। हमने इस संबंध में अपने शोध प्रबंध, कौन सा है शोध प्रबंध? यहाँ कोई बंदा, कोई इतिहासकार कह रहा है कि हमने, उसका नाम आपको बताना है। इस संबंध में शोध प्रबंध हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी, एक शोध प्रबंध लिखा गया है। किसी साहित्यकार द्वारा एक शोध प्रबंध लिखा गया है। क्या नाम है उस शोध प्रबंध का? उस शोध प्रबंध का नाम है कि हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी। हिंदी काव्य परंपरा में, हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा, हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी में ठोस प्रमाणों के आधार पर निश्चित किया है कि इनके पिता प्रसिद्ध कवि केशवदास ही थे। किनके? बिहारी के। किनके? बिहारी के पिता प्रसिद्ध कवि केशवदास ही थे। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? उपयुक्त कथन जो है वो किस साहित्यकार का है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो किस साहित्यकार का है? गणपति चंद्र गुप्त का। किसका है ये? गणपति चंद्र गुप्त का। किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। ठीक है ना। किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। हमने इस संबंध में, उन्होंने शोध प्रबंध में लिखा था। ठीक है, ये ध्यान लगा लेना। फिर आता है कि हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी, ये शोध प्रबंध किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। डॉक्टर गणपति चंद्र के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। उसके अलावा गणपति चंद्र गुप्त ने जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उस पर भी इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। पाश्चात्य काव्य शास्त्र,
पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, पाश्चात्य काव्य सिद्धांत नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी थी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र नाम से डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने, और भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत गणपति चंद्र गुप्त ने लिखी थी। और ये जो बात है पीछे वाली, ये बात तो उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है उसका भी मैंने यहाँ संदर्भ दिया है, पृष्ठ संख्या 455 पर। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास प्रथम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, पृष्ठ संख्या 455 की ये बात है। अब आते हैं बद्ध रीति कवि व मुक्त रीति कवि। बद्ध रीति कवि व मुक्त रीति कवि। रीति काल के कवियों का विभाजन किस साहित्यकार ने किया? इस बद्ध रीति कवि व मुक्त रीति कवि नाम से किस साहित्यकार ने किया आपको बताना है। बद्ध रीति कवि व मुक्त रीति कवि, ठीक है। नाम से रीति काल के कवियों का विभाजन किसने किया है? ए, बै, स या फिर द, तो किसने किया है? स ने। किसने किया है? स ने किया है। बद्ध रीति कवि व मुक्त रीति कवि। अब रीति काल की बात करें तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने उसको दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन से हैं? उन दो भाग की बात करें तो रीति ग्रंथकार कवि व अन्य कवि, रीति ग्रंथकार कवि व अन्य कवि, इस नाम से उन्होंने दो भागों में बांटा है। रीति ग्रंथकार कवि व अन्य कवि। इसके अलावा उनके बारे में थोड़ी सी बात और है, एक मिनट, सब छंद ये देख सकते हैं यहाँ पर। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल के भेद किए हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल के भेद किए हैं। ए, बै, स या फिर द। ए, बै, स या फिर द, तो क्या है उत्तर? उपयुक्त सभी। रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि, ठीक है ना। जो रीति सिद्ध कवि नाम है वो किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। उससे पहले जो किया जाता था रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवि ही माने जाते थे। रीतिबद्ध की बात करते हैं तो सभी रीतिबद्ध में आ जाते हैं, अधिकतर कवि जो है रीतिबद्ध में आते हैं। रीति मुक्त की बात करते हैं तो इसके अंदर घनानंद, बोद्दा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव, 5 कवि आते हैं। घनानंद, बोद्दा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव। घनानंद, बोद्दा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव, ये 5 कवि आते हैं। और रीति सिद्ध की बात करते हैं तो रीति सिद्ध के अंदर एकमात्र आते हैं बिहारी कवि आते हैं। रीति सिद्ध कवि को रीति सिद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीति मुक्त कवि थे, उन्होंने रीति का अनुसरण नहीं किया था, उन्होंने अपने तरीके से लिखा था, लक्षण ग्रंथों की रचना उन्होंने नहीं की थी। लेकिन जो रीति सिद्ध कवि हैं उन्होंने, बिहारी ने लक्षण ग्रंथ की रचना तो की है, लक्षण ग्रंथ की तो रचना की है, लेकिन अपने तरीके से की है, उस परंपरा का अनुसरण उन्होंने नहीं किया। रीति काल की काव्य भाषा ब्रज थी तो राजभाषा क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान सा प्रश्न है, अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। आसान प्रश्नों के अंतर्गत पूछा जाता है कि रीति काल की काव्य भाषा ब्रज थी तो राजभाषा क्या थी? ए, बै, स या द, तो फारसी। फारसी जो थी वो राजभाषा थी, ध्यान लगा लेना। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर, ऐसा सर्वप्रिय कवि, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को संकेतित किया है? ठीक है ना। ऐसा सर्वप्रिय कवि, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। ये जो बात है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको संबोधित करते हुए कही है? तो किसको संबोधित करते हुए? पद्माकर को। किसको? पद्माकर को संबोधित करते हुए कही है कि पद्माकर के बारे में वो कहते हैं कि जैसा इनका नाम गूंजा, जैसा इनका नाम गूंजा वैसा आगे चलकर और किसी कवि का नहीं गूंजा। जैसा इनका नाम गूंजा आगे चलकर और किसी कवि का नहीं गूंजा। इसके साथ साथ वो क्या कहते हैं? देखो, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जैसा इनका नाम गूंजा वैसा आगे चलकर और किसी कवि का नाम नहीं गूंजा। 2 बातें। तीसरी बात फिर वो कहते हैं कि अंतिम प्रबंध कवि यही थे। अंतिम
प्रबंध कवि यही थे, इसलिए जैसा इनका नाम गूंजा आगे चलकर और किसी का नाम नहीं गूंजा, और यही सर्वप्रिय कवि थे, बिहारी को छोड़कर सर्वप्रिय कवि। ये तीन बातें, जो तीन कथन है, ये बड़े बड़े भी हैं, मैंने इनको छोटे करके इस तरीके से आपके सामने रखा है कि आप इसको याद कर सके। ग्वाल कवि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना। ग्वाल कवि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्वाल रीतिकाल के अंतिम शास्त्रीय कवि माने जाते हैं। ग्वाल नाभा नरेश जसवंत सिंह के दरबारी रहे हैं। ग्वाल ने कुल 15 ग्रंथों की रचना की है। ग्वाल का जन्म 1791 ईस्वी में वृंदावन में हुआ। ग्वाल का जन्म 1791 ईस्वी में वृंदावन में हुआ। इनमें से कौन सी जो है वो असंगत है या सही नहीं है? तो ग्वाल रीतिकाल के अंतिम शास्त्रीय कवि माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। ग्वाल रीतिकाल के अंतिम शास्त्रीय कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रीतिकाल का जो अंतिम कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को संबोधित करते हुए बातें कही है। पहली बात ये कही है कि रीतिकाल का अंतिम प्रबंध कवि कौन है? पद्माकर। रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? द्विजदेव। और रीतिकाल का अंतिम कवि कौन है? ग्वाल। ये तीन बातें कही है उन्हें कि रीतिकाल का अंतिम प्रबंध कवि, रीतिकाल का अंतिम प्रबंध कवि पद्माकर, रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि द्विजदेव, और रीतिकाल का अंतिम कवि ग्वाल को कहा है। ग्वाल नाभा नरेश जसवंत सिंह के दरबारी रहे हैं, बिल्कुल सही है। ग्वाल ने कुल 15 ग्रंथों की रचना की, नहीं। ग्वाल का जन्म 1791 ईस्वी में वृंदावन में हुआ, बिल्कुल सही है। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 पर प्रश्न संख्या 13 है, भाम्य दंडी उद्भट। भाम्य दंडी और उद्भट की परंपरा का काव्यांग निरूपण किसका है? भाम्य दंडी उद्भट की परंपरा का काव्यांग निरूपण किसका है? ए ब स या द, तो ए केशवदास। भाम्य दंडी और उद्भट, भाम्य दंडी और उद्भट की परंपरा केशवदास। तो ये जो है बहुत ही इजी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें आपके ध्यान में नहीं है तो फिर बहुत सोचने वाली बात है आपके लिए। क्योंकि ये जब रीतिकाल की शुरुआत होती है ना, क्योंकि कोई भी काल रहता है उसकी जब शुरुआत होती है तो शुरुआत तो हमें याद होनी चाहिए ना। शुरुआत के बारे में हमें सब कुछ ध्यान होना चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में प्रारंभिक जो चीज़ें होती हैं वो हमें याद होनी चाहिए। तो ये प्रारंभिक चीज़ें हैं, क्योंकि यहीं से रीतिकाल का उद्भव होता है, यहीं से सारी बातें निकलती है। बातें कैसे निकलती है? भाम्य दंडी उद्भट। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि कुछ विद्वान जो है कैशव को रीतिकाल का प्रथम कवि मानते हैं, और कुछ साथी जो है वो किसको मानते हैं? चिंतामणि को। कुछ साहित्यकार जो है वो चिंतामणि को प्रथम कवि मानते हैं। अब ये अंतर क्यों आ जाता है? इन दोनों में अंतर कैसे आ जाता है? वो अंतर मैं आपको बताता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि केशव की जो परंपरा थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केशव की जो परंपरा थी वो भाम्य दंडी और उद्भट की परंपरा थी। भाम्य दंडी और उद्भट की अलंकारवादी परंपरा थी। भाम्य दंडी उद्भट की अलंकारवादी परंपरा थी। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केशव की जो परंपरा थी वो भाम्य दंडी उद्भट की अलंकारवादी परंपरा थी। ठीक है, इसलिए इनको रीतिकाल का प्रथम कवि नहीं कहा जा सकता। और जबकि इनकी जो परंपरा थी, एक तो वो परंपरा 50 वर्ष पहले की थी। कब की? 50 वर्ष पहले की परंपरा थी। और उनके 50 वर्ष पश्चात फिर चिंतामणि जी आते हैं, और चिंतामणि की जो परंपरा थी वो अलग थी। चिंतामणि की परंपरा भरतमुनि, मम्मट और जगन्नाथ, भरतमुनि, मम्मट और जगन्नाथ की रसवादी परंपरा थी। चिंतामणि की जो परंपरा थी वो भरतमुनि, मम्मट और
जगन्नाथ की रसवादी परंपरा थी और बाद के जितना भी रीतिकाल लिखा गया वो रसवादी परंपरा पर चला था, न कि अलंकारवादी परंपरा पर। इसलिए चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक कहा जाना चाहिए। लेकिन बाकी जो विद्वान हैं, कुछ विद्वान इससे सहमत नहीं है, कुछ विद्वान केशव को ही मानते हैं। जैसे डॉक्टर नगेंद्र है, वो केशव को ही, थोड़ी भाषा का हेरफेर हो सकता है, केशव को ही पहला मानते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे कह सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अलंकारवादी परंपरा थी। अलंकारवादी परंपरा कैसे हो सकती है, क्योंकि केशव की कौन सी थी, रसिक प्रिया। कौन सी रचना, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया कितने प्रकाश थे, 16 प्रकाश थे। और 16 प्रकाशों में किसका वर्णन था, रस का वर्णन था। कौन कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि जो केशवदास की रसिक प्रिया रचना थी, पहली रचना जो 1591 ईस्वी में आई थी। कब आई थी, 1591 ईस्वी में आई थी। रसिक प्रिया रचना पहली रचना थी और वो श्रृंगार रस से संबंधित थी या रस से संबंधित थी। तो फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कैसे कह सकते हैं कि केशव की परंपरा अलंकारवादी परंपरा थी, और फिर बाद की परंपरा को रसवादी परंपरा कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि बाद में ऐसी कौन सी ऐसी जगह जहां अलंकार नहीं लिखे गए। जैसे अपने अभी भूषण की बात करके गए, 105 अलंकारों का वर्णन था। जो मतीराम है, उनकी जो ललित ललाम है वो भी अलंकारों से संबंधित है। भिखारी दास की जैसे काव्य निर्णय आदि जो रचना है वो भी अलंकारों से संबंधित है। तो बाद में कौन से अलंकार नहीं लिखे गए, बहुत से जो है अलंकार से संबंधित, बाद में भी बहुत सारे ग्रंथ जो रहे वो अलंकार से संबंधित रहे हैं। तो ये दो विवाद सा चलता रहता है। ठीक है, अपने को फिलहाल ये रखना है कि भाम्य दंडी और उद्भट की परंपरा किसकी थी, केशवदास की परंपरा थी। भाम्य दंडी और उद्भट की परंपरा केशवदास की परंपरा थी। ये भाम्य दंडी और उद्भट की परंपरा का अनुसरण, कि अलंकारवादी परंपरा का अनुसरण केशवदास ने किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और चिंतामणि ने भरतमुनि, मम्मट और जगन्नाथ की रसवादी परंपरा का अनुसरण किया था। किसके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक जो है वो चिंतामणि है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को, जो हम इससे पहले अध्ययन पढ़ चुके हैं, फुटकल रचनाएं, भक्ति काल की जो फुटकल रचनाएं हैं उनमें स्थान दिया है केशवदास को। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में बांटा है, 6 प्रकरणों में बांटा है, जिसमें पहला सामान्य परिचय आ जाता है भक्ति काल का, सामान्य परिचय। उसके बाद आ जाता है निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा, निर्गुण सूफी शाखा। 3 प्रकरण 1 में क्या आ जाता है, सामान्य परिचय। प्रकरण 2 में क्या आता है, प्रकरण 2 में आता है निर्गुण शाखा ज्ञानाश्रय शाखा, निर्गुण संप्रदाय ज्ञानाश्रय शाखा या निर्गुण काव्य ज्ञानाश्रय शाखा। प्रकरण 3 में क्या आ जाता है, निर्गुण काव्य प्रेम मार्गी शाखा, ठीक है ना, या प्रेम मार्गी काव्य। प्रकरण 4 में आ जाता है राम भक्ति काव्य, ठीक है ना, सगुण काव्य और राम भक्ति शाखा। और प्रकरण 5 में आ जाता है, प्रकरण 5 में क्या आता है, सगुण शाखा कृष्ण भक्ति काव्य। और प्रकरण 6 में क्या आता है, प्रकरण 6 में आता है फुटकल रचनाएं। उन फुटकल रचनाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को रखा है। ठीक है, ऐसा है कि इस बार आग की लपटें निकलेंगी, ऐसा नहीं है। एक बार आप तीनों प्रकार के टेस्ट हैं और जहाँ तक भर्ती आने से पहले मैं लगभग उनको कवर करवा दूंगा। और अगर किसी की भर्ती आ भी गई, वरिष्ठ अध्यापक की या फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ भी गई, तो भी मैं साथ में चलाऊँ, चाहे कुछ ही करना पड़े मुझे, मैं इन टेस्ट को साथ में चलाऊँगा। और उसके अलावा निःशुल्क जो पूरा का पूरा कोर्स है भर्तियों का, वो भी साथ का साथ चलेगा, ठीक है ना। और बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने दूंगा, अपनी क्लास से बाहर प्रश्न नहीं आएगा कोई भी। भूषण की भाषा में और बची खुची जो मात्राएं अपनी पुस्तक आ जाएगी वरिष्ठ अध्यापक और फर्स्ट ग्रेड की, उसके अंदर सारे प्रश्नों की व्याख्याएं और सब कुछ, सब तरह का एक भी प्रश्न उनसे बाहर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। उपयुक्त कथन है, किसका है उपयुक्त कथन, अबैस है या फिर द, अबैस है या फिर द, तो किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है, ठीक है ना, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। 1 मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, 100% आचार्य शुक्ल ही है क्योंकि इनकी एक जैसी बातें हैं। वैसे डॉक्टर नगेंद्र इनके बारे में क्या लिखते हैं, मैं जैसा लिखते हैं वैसा ही बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वैसे मुझे तो याद है, मैं उस तरीके से बताऊंगा तो थोड़ा वो प्रॉपर बात नहीं आ पाएगी, क्योंकि एक जैसी बातें हैं। भूषण के काव्य की भाषा की गड़बड़ी के बावजूद उनकी वीर द्रपोक्तियां जनता की जबान पर है। भूषण के काव्य की भाषा की गड़बड़ी के बावजूद
भूषण के काव्य की भाषा की गड़बड़ी के बावजूद उनकी वीर दर्पोक्तियां जनता की जबान पर है। भूषण की काव्य की भाषा की गड़बड़ी, भाषा की गड़बड़ी की बात करते हैं तो कौन करते हैं? ओज की मात्रा, ओज की मात्रा पूरी है पर अधिकतर वह अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल। और गड़बड़ी कौन कहते हैं? नगेंद्र। भाषा की जब बात आएगी ना, याद रख लेना भी, अव्यवस्थित की बात आएगी, भूषण की भाषा के बारे में जब अव्यवस्थित किसी के द्वारा कहा जाएगा तो वो कहा जाएगा आचार्य शुक्ल के द्वारा। ऐसे अव्यवस्थित और ऐसे आचार्य, ऐसे अव्यवस्थित और ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और गड़बड़ी की बात आएगी कि भाषा में गड़बड़ी है, तो गड़बड़ी की बात आएगी तो वो नगेंद्र की रहेगी। गड़बड़ी की बात डॉक्टर नगेंद्र, गड़बड़ी डॉक्टर नगेंद्र, गड़बड़ी डैश डॉक्टर नगेंद्र, याद कर लेना। ठीक है भैया, ठोको ताली। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। तो बताइए भैया, खेलन होरी कृष्ण कन्हैया। यशोमती मैया के छोटे नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी पंक्ति के रचयिता है। तो बताइए कौन है? ए बैस है या फिर द, ए बैस है या द। ऐसी जो प्रश्न होते हैं वो तो हवा में ही हो जाते हैं पद्माकर, क्योंकि होली का जहाँ भी वर्णन होगा वहाँ पद्माकर का होगा लगभग 99%। और प्रश्न अगर पूछे जाएंगे होली से तो वो पद्माकर से ही, क्योंकि भारतीय त्योहारों का जिन्होंने जमकर वर्णन किया है अपने काव्य के अंतर, भारतीय त्योहारों का जिन्होंने जमकर वर्णन किया है वो है पद्माकर। पद्माकर के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जैसा इनका नाम गूंजा, जैसा इनका नाम गूंजा वैसा आगे चलकर और किसी का नहीं गूंजा, जैसा इनका नाम गूंजा वैसा आगे चलकर और किसी का नहीं गूंजा। अंतिम प्रबंध कवि थे, इसलिए जैसा इनका नाम गूंजा वैसा आगे चलकर और किसी का नहीं गूंजा। और साथ साथ में वो कहते हैं कि बिहारी को छोड़कर ऐसा सर्वप्रिय कवि पद्माकर, ऐसा सर्वप्रिय कवि पद्माकर, ऐसा सर्वप्रिय कवि पद्माकर। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य जो पद्माकर थे वो क्या करते थे? होली से संबंधित रचनाएं उन्होंने लिखी है। भारतीय त्योहारों से संबंधित उनकी रचनाओं में भारतीय त्योहारों का वर्णन मिलता है। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चले, उपयुक्त कथन किसका है? तो अभी बता कर गया हूं प्यारे बच्चों, ए ब से और द, और उत्तर है ब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अभी आपको बता कर गया था, किंतु परंतु होना नहीं चाहिए। फिर आता है रीतिकाल से संबंधित सत्य कथन है, रीतिकाल से संबंधित सत्य कथन है। एक बात और बता देना चाहता हूं, इस वीडियो को जो भी साथी देख रहे हैं, जो भी प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं, वो अगर चाहते हैं कि मैं रीतिकाल के लगभग 300 प्रश्न, कम से कम 300 नहीं 400 प्रश्न, ये लो फुल्ली छूट है, 400 प्रश्न की वीडियो एक साथ लेकर आऊँ, 400 प्रश्न की वीडियो एक साथ लेकर आऊँ, उसमें प्रश्न ही प्रश्न होंगे लगातार, और जितना जल्दी हो सकेगा उसको स्पीडली मैं कवर करवा दूंगा। एक ही वीडियो के अंदर रहेंगे लगातार 400 प्रश्न, और एक भी बात उससे बाहर नहीं रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट अवश्य कर देना कि हाँ सर लेकर आइए 400 प्रश्न, हमें चाहिए 400 प्रश्न रीतिकाल से। तो ऐसा अगर चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं देखूंगा कि कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही जोर बहुत लग गया भैया, बात सीधी आई है। ठीक है, तो वो वैसे तो ये करवा ही दिए, इतने सारे प्रश्न हैं, 40 और 25 पहले में थे, 65 प्रश्न लगभग, और भी लंबा चौड़ा मैटर हम किए जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपको कहीं लगे भी चाहिए आपको 400 प्रश्न, तो कुछ ज़्यादा लंबा चौड़े नहीं, थोड़े बहुत अगर विद्यार्थी भी मुझे कहेंगे तो मैं ज़रूर ये काम करूँगा। ठीक है, रीतिकाल से संबंधित सत्य कथन है, रीतिकाल से संबंधित सत्य कथन है। अक्सर असत्य पूछे जाते हैं, आज हमने सत्य पूछ लिया है, देख लीजिए। और ये इस बात को कभी मत भूले, अपनी आदत बना ले। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगारिकता की भावना की प्रधानता है, रीतिकालीन काव्य में श्रृंगारिकता की भावना की प्रधानता है। ऐसी बातों को कभी भी ऐसे न पढ़े कि पढ़ रहे हैं फिर उत्तर निकल रहा है, ऐसे नहीं। ऐसी बातों को हमेशा एक तथ्य के रूप में पढ़ें,
एक विशेषता के रूप में पढ़ें, एक प्रवृत्ति के रूप में पढ़ें, एक समझ के रूप में पढ़ें, क्योंकि जब आपका प्रश्न आने वाला है तो ऐसे बहुत से प्रश्नों में से मिक्स होकर आ सकता है। यहाँ से एक बिंदु उठाया जा सकता है, एक किसी दूसरे से, एक प्रवृत्ति किसी तीसरे से, एक कहीं और से उठाकर उनको मिक्स किया जा सकता है। और हो सकता है कि यहाँ से कोई प्रवृत्ति उठाई हुई, ठीक है ना, सत्य कथन असत्य कथन पूछ लीजिए, एक प्रवृत्ति उठाई जाए, यहाँ से आपको वो याद हो और वहाँ उसी के बारे में पूछा गया, आप देख लो कि हाँ ये तो सही है, बाकी के बारे में चाहे नहीं पता है तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। रीतिकारण काव्य में श्रृंगारिकता की भावना की प्रधानता है। रीति काव्य में ब्रज भाषा का सहज, सरल, कोमल एवं परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। रीति काव्य में ब्रज भाषा का सहज, सरल, कोमल एवं परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। किसमें? रीतिकाल में। रीतिकाल के कवियों ने भक्ति संबंधी पद लिखते समय भी श्रृंगारिकता का सहारा ही अधिक लिया है। उपयुक्त सभी देखिए, तो उत्तर की बात करें, रीतिकालीन काव्य में श्रृंगारिकता की भावना की प्रधानता है, कोई किंतु परंतु नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी लिखते हैं कि इस काल को अगर कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से श्रृंगार काल भी, श्रृंगारिकता इसका मुख्य था। रीति काव्य में ब्रज भाषा का सहज, सरल, कोमल एवं परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। तो यह थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन यह भी सही है, सरल, सरल, कोमल रूप देखने को मिलता है। रीति काल के कवियों ने भक्ति संबंधी पद लिखते समय भी श्रृंगारिकता, बिल्कुल सही है। ग्वाल के बारे में भी लिखा गया और प्रत्येक ने जो भक्ति का पद लिखे उसमें श्रृंगारिकता के ही समावेश है। अतः उत्तर है उपयुक्त सभी। ये सभी विशेषताएं हैं रीतिकाल की, आप ध्यान लगा लें। आचार्य लोग तो कविता करने की, क्या है? आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वे संसार से कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। ठीक है ना? आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वे संसार से कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उपयुक्त कथन किसका है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो बड़ा ही नहीं आएगा आपको, मैं बता देता हूँ उत्तर मिश्र बंधु का। किसका है? मिश्र बंधु का। तो अब ये जो प्रश्न है ये ऐसा नहीं है कि मिश्र बंधु विनोद तो मेरे पास नहीं है, ठीक है ना, मिश्र बंधु विनोद तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जैसा किसी हिंदी साहित्य के इतिहास में मिश्र बंधु के बारे में कहा गया है कि मिश्र बंधु ने ऐसा कहा था, तो वहाँ से इस कथन को मैंने उठा लिया और आपके सामने प्रश्न के रूप में रख दिया। ब्रज भाषा रुचिर कहे। और एक बात आप ध्यान रखना कि क्वेश्चंस जो भी होंगे वो सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह का दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी के तीनों इतिहास और गणपति चंद्र गुप्त के दोनों इतिहास, उसके अलावा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य कोश, राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, यहाँ से इसके अलावा एक दो और हो सकते हैं, ठीक है ना। ये जो 10-12 हिंदी साहित्य के इतिहास है जो प्रमाणिक माने जाते हैं, वहीं से प्रश्नों को उठाया गया है, वहीं से बनाया गया है और कहीं से प्रश्न नहीं लिए गए हैं। ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई। ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोय, मिले संस्कृति पारस्यो पे अति प्रकट जू होय। ब्रज मागदी मिले भ्रमर, नाग यमन भाखनी, सहज पारसी छू मिले, शट विधि कवित बखानी। ब्रज भाषा के बारे में ये जो कथन है, ये जो पंक्तियां हैं, वो किसकी है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है। तो ब्रज भाषा या ब्रज भाखा के बारे में जो वर्णन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया? थोड़ा सा ध्यान लगा लेना। ब्रज भाखा के बारे में या नाग भाखा के बारे में, ठीक है ना, ये किसके द्वारा किया गया है? भिखारी दास के द्वारा। किसके द्वारा? भिखारी दास के द्वारा। आप ध्यान लगा लेना। निम्न में से देवकृत पंक्ति है, निम्न में से देवकृत पंक्ति है। देव की पंक्ति कौन सी है? आपको क्या बताना है कि देव की पंक्ति कौन सी है? शासन ही में समीर ग्यो अरु आंसुन ही सब नीर ग्यो। शासन ही में समीर ग्यो अरु आंसुन ही में सब नीर ग्यो। ऐसो हों जो जान तो कि जे है तू विषय के संग, चलन दे तो देव चंचल अचल करी। ठीक है ना। तो कौन सा है? उपयुक्त सभी है। ये सभी पंक्तियां जो है वो देव की है। शासन ही समीर ग्यो,
या शासन ही देवग्यो, शासन ही देवग्यो। ऐसो हो जो जान तो देव, ऐसो हो जो जान तो देव, चलन दे तो देव, इसमें तो देव आ ही गया, चलन दे तो देव। इस तरह से आप जोड़कर शासन ही में देव गयो ऐसो ही जान तो देव, शासन ही में देव गयो ऐसो ही जान तो देव। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा ये कहीं कहीं मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वाले का हृदय आप ही आप हामी भरता है। क्या है कि लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा ये कहीं कहीं मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वाले का हृदय आप ही आप हामी भरता है। पद्माकर के संबंध में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? पद्माकर के संबंध में उपयुक्त कथन जो है वो किसका है? ए, बै, स या फिर द, तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है पद्माकर के बारे में। पद्माकर के बारे में एक कथन और आ गया, जोड़ सकते हो आप उससे। भावना को मूर्तिमान करना तो कोई पद्माकर से सीखे। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भावना को मूर्तिमान करना, भावना को मूर्तिमान करने वाले कौन थे? पद्माकर। भावना को मूर्तिमान करने वाले कौन थे? पद्माकर। ये ध्यान लगा लेना, बाकी बातें तो अपने को याद ही है। बैठी थी सकिन संग पिए को गवन सुन्यो, बैठी थी सकिन संग पिए को गवन सुन्यो, सुख के समूह में वियोग आगी भरकी, सुख के समूह में वियोग आगी भरकी। उपयुक्त पद के रचयिता है। बैठी थी सखिन के संग पिए को गवन सुन्यो, सुख के समूह में वियोग आगी भरकी। तो किसकी है ये रचयिता? इसके रचयिता कौन है? ए, बैस है या फिर द? ए, बैस है या फिर द? तो कौन है इसके रचयिता? इसके रचयिता है कवि गंग। बहुत ही आसान है, कैसे याद करोगे? बैठी थी सकिन संग, ठीक है ना। बैठी थी कवि सखिन संग कवि गंग, बैठी थी बैठी थी सखिन संग कवि गंग। ऋतिकालीन रचनाकार में उसकी रचना का असंगत क्रम छांटिए। ऋतिकालीन रचनाकार में उसकी रचना का भूपति, कवि कुल कंठावरण और स्फुट छंद, सुरती मिश्र, अलंकार माला और रस रत्नमाला और रस रस, जोधराज अमीर रस हो, याकूब खां का रसभूषण। तो कौन सा है? 23 का उत्तर क्या है? ए, भूपति की कवि कुल कंठावरण। कवि कुल कंठावरण जो रचना है वो किसकी है? दुल्लह कवि की है। कवि कुल कंठावरण किसकी रचना है? दुल्लह कवि की। किसकी है? दुल्लह कवि की। ये जो रचना है किसकी है? कवि कुल कंठावरण किसकी है? दुल्लह कवि की रचना है। सुरती मिश्र की अलंकार माला, रस रतन और रस रस, बिल्कुल सही है। अलंकार माला, रस रतन और रस रस। जोधराज के अमीर रस हो, ये तो हम पढ़ते ही हैं, कोई समस्या नहीं है, आदिकाल में भी इसका नाम आ जाता है। वैसे याकूब खां का रसभूषण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, अक्सर पूछ ली जाती है। याकूब खां का रसभूषण, ठीक है ना। अली मुहिब खां की खटमल बाईसी एकमात्र हास्य रचना। अली मुहिब खां की खटमल बाईसी और याकूब खां का जो रसभूषण है इसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24। क्या है प्रश्न संख्या 24? पहला क्या है? आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी कृत रसविलास। आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी कृत रसविलास क्या है? भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रचित है। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर
रचित है। दूसरा, आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी कृत श्रृंगार मंजरी, कौन सी? श्रृंगार मंजरी आंध्र के संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी के संस्कृत अनुवाद का ब्रजभाषा में अनुवाद है। तीसरा, रसनिधिकृत रत्न हजारा, रसनिधिकृत रत्न हजारा बिहारी सतसई के आधार पर रचित दोहा संग्रह है। आचार्य मतीराम कृत ललित ललाम, आचार्य मतीराम कृत ललित ललाम अप्या दीक्षित कृत कोल्यानंद पर आधारित रस ग्रंथ है। अप्या दीक्षित कृत कोल्यानंद पर आधारित रस ग्रंथ है। बताइए असंगत कौन सा है? तो पहले मैं असंगत बता देना चाहता हूँ, फिर इस पर विस्तार से बात करेंगे। मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के गया था, क्या बता कर गया था कि ललित ललाम जो है वो क्या है? अलंकार ग्रंथ है। ललित ललाम जो क्या है? अलंकार ग्रंथ है। यहाँ क्या लिखा है? आचार्य मतीराम कृत ललित ललाम अप्या दीक्षित कृत कुवल्यानंद पर आधारित रस ग्रंथ है। तो रस ग्रंथ न होकर क्या है? अलंकार ग्रंथ है। ठीक है ना? क्या है? अलंकार ग्रंथ। क्योंकि अप्या दीक्षित का जो कुवल्यानंद है इसमें सर्वाधिक अलंकारों का वर्णन किया गया है, सर्वाधिक अलंकारों का वर्णन किया गया है। और जितने भी अलंकार ग्रंथ लिखे गए हैं रीतिकाल में अधिकतर अप्या दीक्षित के कुवल्यानंद पर आधारित हैं। इसलिए ललित ललाम भी अप्या दीक्षित के कुवल्यानंद पर आधारित है। असंगत द है। आचार्य चिंतामणि कृत रस विलास जो है वो भानु दत्त की रस मंजरी, भानु दत्त की रस मंजरी के आधार पर रचित है। उसके बाद आचार्य चिंतामणि कृत श्रृंगार मंजरी जो है वो आंध्र के संत अकबर शाह की, ठीक है ना, आंध्र के संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी। किसका? आंध्र के संत जो थे अकबर, उनकी एक रचना थी श्रृंगार मंजरी। उनका अनुवाद था संस्कृत में, उनका एक संस्कृत अनुवाद था, उसका अनुवाद ये है, ब्रजभाषा में अनुवाद है। ठीक है ना? भी आंध्र के संत की एक रचना थी श्रृंगार मंजरी, उसका किसी ने अनुवाद कर दिया संस्कृत में, फिर उस संस्कृत से ब्रजभाषा में अनुवाद किया था चिंतामणि ने। ध्यान लगा लेना। रसनिधि रचना जो रत्न हजारा है, रसनिधि क्या थे? बिहारी के भांजे थे, बिहारी के भांजे थे रसनिधि। इन्होंने रत्न हजारा बिहारी सस्सी के आधार पर लिखी थी। देव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य शुक्ल ने देव को वीर रस का कवि कहा है। देवकृत देव शतक आध्यात्मिक विषय ग्रंथ है। देवकृत देवचरित कृष्ण जीवन पर लिखा गया प्रबंध काव्य है। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। तो कौन सा सही नहीं है? क्या है? देव के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो उत्तर बताइए, क्या है इसका उत्तर? आचार्य शुक्ल ने देव को वीर रस का कवि, ये असंगत है। देव वीर रस के कवि हो ही नहीं सकते। उन्होंने वीर रस से संबंधित नहीं लिखी तो है एक आदि रचना, पर वीर रस से संबंधित कवि उनको शुक्ल ने नहीं कहा, नहीं वो वीर रस के कवि थे। देव शतक जो है, देव का जो देव शतक है वो क्या है? आध्यात्मिक विषय का ग्रंथ है, आध्यात्मिक विषय का ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। देवचरित जो है वो कृष्ण जीवन पर लिखा गया प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य। ध्यान लगा लेना, क्या है? देवचरित जो है कृष्ण चरित पर लिखा गया प्रबंध काव्य है। और राग रत्नाकर जो है वो संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। संगीत विषयक क्या है? लक्षण ग्रंथ है देव का। मतीराम की रचनाएं वह उनके रचना काल का असंगत क्रम छांटिए। मतीराम की रचनाएं व उनके रचना काल का असंगत क्रम छांटिए। 1619 ईस्वी फूल मंजरी, 1633 से 43 ईस्वी रसराज, 1661 ईस्वी ललित ललाम, 1690 ईस्वी मतीराम सतसई। सोलह सौ 19 ईस्वी फूल मंजरी, बिल्कुल सही है। 1633 से 43 ईस्वी रसराज, बिल्कुल सही है। 1661 ललित ललाम, बिल्कुल सही है। 1690 ईस्वी मतीराम सतसई, बिल्कुल गलत है। मतीराम सतसई की रचना 1681 ईस्वी में हुई थी। क्योंकि इनकी रचनाओं की हम बात करते हैं तो उसका, वैसे मैं रचनाओं की ट्रिक अभी बता देना चाहता हूँ, लेकिन रचनाओं के जो संवत हैं उनकी भी ट्रिक है। उनकी ट्रिक है कि पहला है 1619 में,
ठीक है। दूसरा है 1633 से 43, फिर है 1661, फिर है 1681, फिर है 1691, फिर है 1701। इस हिसाब से इनके सन चलेंगे। 1619, 1633 से 43, फिर 1661, फिर 1681, फिर 1691 में अलंकार पंचाशिका, और फिर 1701 में वृत्त कौमुदी। ये इनकी रचनाएं हैं। और फिर आखिर में आता है छंदसार, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार। वो अभी अनुपलब्ध है, उनके सन के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। छंदसार, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार, ठीक है ना। इनकी मैं एक ट्रिक बता देना चाहता हूँ। वीडियो लंबी हो गई है, अब हो गई है तो हो गई है। आप लोग तो फिर भी स्पीड में करके देख लेते हो, हमें तो भैया लंबी की लंबी ही बनानी पड़ती है। कोई ट्रिक क्या है कि आचार्य मतीराम, सुन ले पहले, कि आचार्य मतीराम जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है, आचार्य मतीराम जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है, ने बड़े ही ललित भाव से मतीराम भोगी को अलंकार पंचाशिका का ज्ञान बताया, और बताया कि वृत्त कौमुदी का स्वरूप छंदसार, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार है। वृत्त कौमुदी का स्वरूप छंदसार, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार में ही है। देख लेते हैं लिख के। एक मिनट, गर्मी हो रही है, मैं एसी से ही कर लूं। बोल बोल कर गर्मी हो जाती है। क्या कह रहा था मैं? आसान से देख लेना। आचार्य मतीराम, आचार्य मतीराम जिसे, इसमें ट्रिक में न केवल रचना आएगी, बल्कि रचना के साथ साथ जिसके आश्रय में रचना लिखी गई थी उसका नाम भी साथ में आ जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आश्रयदाता की समस्या रहती है, हम आश्रयदाता को याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आश्रयदाता का नाम भी साथ का साथ आएगा। आचार्य मतीराम जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है, आचार्य मतीराम जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है ने, ठीक है ना, यहां वाक्य को रोक दीजिए। आचार्य मतीराम जिसे फूल मंजरी का रसराज कहा जाता है ने बड़े ही ललित भाव से, बड़े ही ललित भाव से मतीराम भोगी को, ठीक है ना, बड़े ही ललित भाव से मतीराम भोगी को अलंकार पंचाशिका का ज्ञान करवाया और बताया कि वृत्त कौमुदी के स्वरूप में ही, वृत्त कौमुदी के स्वरूप में ही छंदसार, साहित्यसार, थोड़ा सा ये लिख देता हूं मैं, वह लक्षण श्रृंगार है, ठीक है ना।
छंद सार, साहित्य सार व लक्षण श्रृंगार है। ठीक है ना। अभी देखो आचार्य मतीराम, मतीराम से हमारे पास क्या आ गया, मतीराम आ गया। ठीक है ना, नाम आ गया, जिसे फूल मंजरी 1619 ईस्वी, आचार्य मतीराम जिसे फूल मंजरी इनकी पहली रचना आ गई। फूल मंजरी का क्या कहा जाता है, रसराज 1633 से 1643 ईस्वी कहा जाता है। ने बड़े ही ललित, ललित से ललित ललाम 1661 ईस्वी। ठीक है। फिर मतीराम से मतीराम सतसई, मतीराम सतसई 1681 ईस्वी। फिर भोगी को अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका 1691 ईस्वी। फिर आता है वृत्त कौमुदी 1701 ईस्वी। ये रचनाएं हैं। उसके बाद छंद सार, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार। छंद सार, साहित्य सार, छंद सार, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार, ये सभी रचनाएं क्या है, ये सभी की सभी रचनाएं, हेलो, हाँ जी, मैं तो यही हूँ, हाँ बस ठीक है, खोल दिया दरवाजा भी। छंद सार, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार। छंद सार, साहित्य सार और लक्षण श्रृंगार, ये भी रचना है लेकिन अनुपलब्ध है। अब एक बात और बताता हूँ, आचार्य मतीराम जिसे फूल मंजरी का, तो फूल मंजरी जो थी वो जहांगीर के आश्रय में लिखी गई थी। पहली रचना है मतीराम की, इसलिए आपको याद करना है किसके आश्रय में लिखी गई थी, ये जहांगीर के आश्रय में। किसके आश्रय में, जहांगीर के आश्रय में। अब रसराज जो है ये स्वतंत्र रूप से लिखी गई थी, याद रख लेना, किससे, स्वतंत्र रूप से लिखी थी रसराज। उसके बाद ललित ललाम, ललित ललाम किसके आश्रय में लिखी गई थी, भाव सिंह के आश्रय में। ये रहा भाव, ललित भाव, ललित ललाम किसके आश्रय में लिखी गई थी, भाव सिंह के आश्रय में। फिर मतीराम, मतीराम से मतीराम सस्सी किसके आश्रय में लिखी गई थी, भोगीलाल के आश्रय में। किसके आश्रय में, भोगीलाल के आश्रय में। फिर आता है अलंकार पंचाशिका का ज्ञान करवाया। अलंकार पंचाशिका किसके आश्रय में लिखी गई थी, ज्ञान सिंह के आश्रय में। अलंकार पंचाशिका किसके आश्रय में लिखी गई थी, ज्ञान सिंह के आश्रय में। और फिर वृत्त कौमुदी का स्वरूप, वृत्त कौमुदी किसके आश्रय में लिखी गई थी, स्वरूप सिंह के आश्रय में। वृत्त कौमुदी किसके आश्रय में लिखी गई थी, स्वरूप सिंह के, और ये उपलब्ध है। चलो चलते हैं, ये ट्रिक आप मार सकते हैं स्क्रीनशॉट, और हो सकता है पसंद आए तो। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। प्रश्न संख्या 27 पर प्रश्न संख्या 27, घनानंद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। घनानंद के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, याद रख लेना, नहीं है। घनानंद के प्रेम में सूफियों के आध्यात्मिक रहस्य का आभास होता है। घनानंद की साहित्यिक ब्रज भाषा में अनुभूति प्रवणता प्रबल है। घनानंद की कविता बाहरी परिष्कार व पूर्णता पर बल न देकर आंतरिक भाव संपदा पर बल देती है। घनानंद ने लौकिक प्रेम के स्थान पर अलौकिक प्रेम की व्यंजना अधिक की है। तो उत्तर की हम बात करते हैं, बड़ा ही आसान है। बाकी चीज़ें आपको आती है नहीं आती, लेकिन उत्तर आपको आता है। वो कैसे आता है मैं आपको बता दूं। उत्तर है द, क्या है, घनानंद ने लौकिक प्रेम के स्थान पर अलौकिक प्रेम की व्यंजना अधिक की है। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि घनानंद का प्रेम जो था वो लौकिक प्रेम था। घनानंद का प्रेम जो था वो लौकिक प्रेम था। हालांकि लौकिक में अलौकिक जरूर था, लेकिन अलौकिकता कम और लौकिकता उसमें अधिक थी, क्योंकि वो वास्तव में सुजान नाम की वेश्या से प्रेम करते थे। ठीक है, तो बाकी बातें क्या है, घनानंद के प्रेम से सूफियों के आध्यात्मिक रहस्य का आभास होता है, बिल्कुल। घनानंद की साहित्यिक ब्रज भाषा में अनुभूति प्रवणता है। अनुभूति अपने आप ही है, क्योंकि जो उन्होंने महसूस किया वही उन्होंने लिखा था। घनानंद की कविता भारी परिष्कार व पूर्णता पर बल न देकर आंतरिक भाव संपदा पर, अपने आप होगा आंतरिक संपदा। जब जो बातें अंदर से निकल रही थी तो वो आंतरिक संपदा थी, न कि बाहरी कोई तड़क भड़क थी। उसके अंदर बाहरी कोई तड़क भड़क नहीं थी, अंदर से थी। तो इनके बारे में किसी ने लिखा है, अभी नाम दिमाग में नहीं आ रहा, उन्होंने लिखा है कि घनानंद जो थे वो स्वयं के आंसुओं से रो रहे थे।
असत्य कथन छांटिए। आपको क्या करना है, असत्य कथन छांटना है। क्या छांटना है, असत्य कथन। क्या है असत्य कथन, वो अपने को ढूंढना है। 34वें संचारी भाव छल की उद्भावना, उद्भावना देव ने की है। सत्येंद्र के अनुसार रीति काल का कोई कवि भक्ति भावना से हीन नहीं था। स्नेह सागर के रचयिता बख्शी हंसराज है। किसके, स्नेह सागर के, ठीक है, जिसका संपादन लाला भगवान दीन ने किया है। भूषण को भूषण की उपाधि सोलंकी राजा ने दी थी, सोलंकी राजा रुद्र सिंह ने दी थी। भूषण को भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र सिंह ने दी थी। तो अपने को क्या करना है, असत्य छांटना है। तो असत्य की हम बात करते हैं तो असत्य है बै। अब कैसे है, 34वें संचारी भाव छल की उद्भावना देव ने की थी, कोई समस्या नहीं है। 33 संचारी भाव हमें पता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। लेकिन 34वां जो संचारी भाव है छल, वो किसने बताया था, देव ने बताया था। सत्येंद्र के अनुसार रीति काल का कोई कवि भक्ति भावना से हीन नहीं था। यह सत्येंद्र की जगह क्या रहेगा, नगेंद्र रहेगा। नगेंद्र के अनुसार रीति काल का कोई कवि भक्ति भावना से हीन नहीं था। स्नेह सागर के रचयिता कौन थे, बख्शी हंसराज थे, और जिसका संपादन किसने किया था, लाला भगवान दीन ने किया था। भूषण को भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र सिंह ने दी थी, कोई समस्या नहीं है। असत्य कथन छांटनी है। क्या छांटना है हमें, असत्य कथन। क्या है, असत्य कथन। हमेशा सत्य असत्य सही है नहीं है, इस पर हमेशा लाइनिंग करते रहें। घाघ बेताल वृंद एवं गिरधरदास आदि नीति संबंधी रचनाकार है। बिहारी देव भूषण सुदन केशव मतीराम गणानंद पद्माकर आदि दरबारी कवि है। चिंतामणि देव कुलपति मिश्र भिखारी दास सोमनाथ एवं अमीर दास आदि सर्वांग निरूपक आचार्य है। बिहारी गणानंद आलम एवं देव आदि रीति सिद्ध कवि है। अब ये हो सकता है बहुत ही आसान है इसका उत्तर। कैसे आसान है, उत्तर है इसका द। अब कैसे कि बाकी चीज़ें आप कुछ नहीं जानते, लेकिन आप एक बात अवश्य जानते हैं, वो ये है कि रीति सिद्ध कवि एक ही थे, वो थे गणानंद, ठीक है ना। और थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि रीति मुक्त कवि कौन थे और रीति सिद्ध कवि कौन कौन से थे। बाकी बचे हुए सभी कौन थे, रीतिबद्ध कवि थे। अब समस्या ये आती है कि हम सर्वांग निरूपक के बारे में नहीं जानते और नीति संबंधी के बारे में नहीं जानते, दरबारी कवि के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना अवश्य जानते हैं कि रीति सिद्ध कवि कौन थे, एकमात्र बिहारी थे। यहाँ किसका नाम आ गया, गणानंद आलम और देव का आ गया, तो ये रीति सिद्ध नहीं थे, अतः यह असत्य कथन है। एक बात आसान है। फिर देखो गणानंद और आलम कहाँ के थे, हम जानते हैं ये किसके थे, रीति मुक्त के कवि थे, और देव रीति बद्ध के थे, तो ये जो है असंगत है। अब ये जानकारी जो याद करने लायक है, आप याद कर सकते हैं कि घाघ बेताल वृंद और गिरधरदास ने नीति संबंधी, जब पूछा जाए कि नीति संबंधी रीति काल के रचनाकार कौन थे जिन्होंने नीति से संबंधित रचनाएं लिखी थी, तो वो ये आते हैं घाघ बेताल वृंद और गिरधरदास। घाघ बेताल वृंद और गिरधरदास ये आते हैं। और जब ऐसा पूछा जाता है कि प्रकृति वर्णन किसने किया था, तो प्रमुख रूप से सेनापति का नाम आता है। जब ऐसा आता है कि वीर रस से संबंधित रचनाएं किसने लिखी थी, तो नाम आता है भूषण का, सुदन का और लाल का नाम आता है, ठीक है। और जब ये बात आती है कि दरबारी कवि कौन थे, तो ये दरबारी कवि बिहारी दरबारी कवि थे, हमें पता है। देव दरबारी कवि थे, भूषण दरबारी कवि थे, छत्रसाल और शिवाजी के दरबार में रहे थे। देव बहुत से लोगों के दरबार में रहे थे, ठीक है ना। बिहारी का भी हमें पता है जय सिंह के आश्रय में रहे थे। सुदन भी किसके, छत्रसाल के आश्रय में रहे थे। केशवदास रुद्र सिंह सोलंकी के आश्रय में रहे थे। मतीराम का भी हमें ध्यान है किस किस के आश्रय में रहे थे, भाव सिंह के आश्रय में रहे थे, स्वरूप सिंह के आश्रय में रहे थे और भोगीलाल के आश्रय में रहे थे मतीराम जी। गणानंद भी हमें ध्यान है किसके आश्रय में रहे थे, पद्माकर भी लोगों के आश्रय में रहे थे। तो ये सारे आश्रय दरबारी कवि थे, याद रख लेना। चिंतामणि देव कुलपति मिश्र भिखारी दास सोमनाथ एवं अमीर दास आदि सर्वांग निरूपक आचार्य हैं। ये सभी सर्वांग निरूपक, तो आचार्यों को 3 भागों में बांटा गया है, सर्वांग निरूपक और कवि आचार्य, इस तरह से 3 हैं। अभी थोड़ा दिमाग से निकल गया मेरे, ठीक है। फिर इसका टॉपिक आएगा तो बाद में करवा देंगे, नहीं PDF में भेज देंगे आपको। अचानक से क्लास लंबी हो गई है ना, तो
असत्य कथन छांटिए। देश में जैसा इनका नाम गुंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास से ये प्रतापशाही कुछ भी सी ठहरते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कथन है, इनमें से हमें क्या छांटना है? असत्य कथन छांटना है। रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षड ऋतु सुनाई पड़ी। डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। इनके प्रतापशाही काव्य को देखकर यदि यह कहा जाए कि रीति काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष इनके बाद समाप्त हो जाता है तो असंगत न होगा। इनके काव्य को देखकर यदि यह कहा जाए कि रीति काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष इनके बाद समाप्त हो जाता है तो असंगत न होगा। तो इसमें से असंगत कथन है। असंगत कथन आपने क्या बताना है? असंगत कथन बताना है। असंगत कथन क्या रहेगा इसके अंदर बताइए? तो उत्तर है स में क्या रहेगा? रीतिकाल की सनक इनमें इतनी थी, किनमें? ग्वाल में, कि यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षड ऋतु सुनाई पड़ी। ठीक है ना। डॉक्टर बच्चन सिंह की जगह ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये सभी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। एक बार फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ कि ग्वाल के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षड ऋतु सुनाई पड़ी। इनके काव्य को देखकर यदि यह कहा जाए कि रीति काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष इनके बाद समाप्त हो जाता है, रीति काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष इनके बाद समाप्त हो जाता है तो असंगत न होगा। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। किसके लिए? प्रतापशाही के लिए। किसके लिए? प्रतापशाही के लिए। और प्रतापशाही के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। प्रतापशाही 20 ही ठहरते हैं। 20 कौन ठहरते हैं? प्रतापशाही। प्रतापशाही जो है वो 20 ठहरते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। प्रश्न संख्या 31, बिहारी सतसई का फारसी भाषा में फिरंगे सतसई, फिरंगे सतसई, फारसी भाषा का फिरंगे सतसई के नाम से अनुवाद करने वाले विद्वान हैं ए बैस है या फिर दे, ए बैस है या फिर दे। तो कौन है? दे आनंदी लाल। आवाज़ इसलिए धीरे कर दी है, ज़्यादा जोर से ज़्यादा जोश से बोलने के कारण है ना, पेट में दर्द होने लग गया। असंगत कथन छांटिए। क्या है? असंगत कथन छांटिए। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन। अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण या नवीन। ठीक है ना। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन। अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। किसकी है? देव की। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेल नोरी। ठीक है। पद्माकर। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। आखर लगाए लेत लाखन की सीमा। तो असंगत कौन सा है इसमें से? असंगत है द। आखर लगाए लेत लाखन की सीमा कौन लगा लेता है? पद्माकर लगा लेते हैं, भिखारी नहीं लगा सकते क्योंकि प्रबंध काव्य भिखारी ही लिखते हैं। अंतिम प्रबंध कवि भिखारी हैं और पद्माकर है। ठीक है ना। आखर लगाए लेत लाखन की सीमा पद्माकर। आखर लगाए लेत, आखर और पद्माकर, आखर और पद्माकर याद रख लेना। अभिधा उत्तम काव्य ये अपने को पता ही है, कोई समस्या नहीं है। नैन नचाए कहीं मुस्काए ये भी अपने को पता है, कोई समस्या नहीं है। ढेल सो बनाए ये याद रख लेना। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोग कवित कीनो खेल करीबो जान्यो है ठाकुर। ठाकुर ठाकुर। ठीक है ना। ढेल ढेल से ठाकुर। प्रश्न संख्या 33, सुमेलित कीजिए। बिहारी और देव, देव और बिहारी, बिहारी की वाग विभूति कविवर बिहारी। ठीक है ना। ये क्या करना है? हमें सुमेलित करना है। सुमेलित करने के लिए हम क्या करेंगे? बिहारी और देव, बिहारी और देव जो है वो किसकी है? लाला भगवान दीन की है। ठीक है।
और देव और बिहारी किसकी है? कृष्ण बिहारी मिश्र की। याद रख लेना, बिहारी और देव लाला भगवान दीन की, ठीक है ना। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी की, ठीक है ना। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की, बिहारी और देव लाला भगवान दीन की, बिहारी और देव लाला भगवान दीन की। बिहारी और वाघ विभूति, बिहारी और वाघ विभूति, बिहारी की वाघ विभूति, बिहारी की वाघ विभूति किसी है? विश्वनाथ प्रसाद। ये पेपर में आ चुका है पहले एक बार। और कविवर बिहारी, याद रख लेना, कविवर बिहारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में आ चुका है पहले व्याख्याता वाली परीक्षा में। कविवर बिहारी किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का। अब ए का क्या है? ए का 3 है। ए का 3 किस में है? इसमें और इसमें, तो ये दोनों तो काट दो चाहे। अब इन दोनों में से ढूंढना है। बे का क्या है? बे का 4 है इन दोनों में, ठीक है। अब चलते हैं सह का। बिहारी की वाघ विभूति किसका है? 2, विश्वनाथ का 2, तो ये आ गया 2, तो उत्तर है सह। उत्तर क्या रहेगा? सह रहेगा। वैसे इसमें से कई बार ये हो जाता है कि एक भी आपको याद है तो भी आपकी बात बन जाती है। कहने से तात्पर्य ये है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में लगे हुए हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जगन्नाथ दास को याद किया, याद करने पर आपको याद रहा कि कविवर बिहारी किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। कविवर बिहारी किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। 1 नंबर। द का 1 किसमें है? इन दोनों में है, तो ये तो काट दिया और ये भी काट दिया। अब अपने पास 2 रह गए। अब अपने को बिहारी और देव ए का पता है। ए का अपने को पता है कि बिहारी और देव, ए जो है बिहारी और देव जो किसकी है? लाला भगवान दीन की है। बिहारी और देव किसकी? लाला। ए का 3 किस में है? इसमें, तो ये आ गया उत्तर और किसी में है नहीं। बस इस तरह से 2 याद होने से भी बात बन जाती है। देखने में कठिन लगता है कि बहुत बार तो होता है 1 से ही बात बन जाती है, 1 आपको याद होता है तो। असंगत कथन छांटिए। केशव को भाषा का मिल्टन कहना चाहिए। रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान पुस्तक के लेखक है डॉक्टर नामवर्षी हैं। यूरोपीय महाद्वीप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। बिहारी समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती, डॉक्टर बुल्लर। तो कौन सा है? केशव को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? केशव को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। बिल्कुल सही है। रीतिकाल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की। याद रख लेना। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान किसने लिखी है? नामवर्षीय ने। यूरोपीय महाद्वीप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती, यह लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने लिखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन नहीं है। भाषा भूषण, चंद्रालोक की 6, यहाँ सारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, बस एक कथन है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, वो आपने ढूंढना है। भाषा भूषण चंद्रालोक की 6 मात्र है। एक श्लोक में लक्षण और उदाहरण दोनों है। कविता इनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। व्याकरण का उल्लंघन प्राय है और वाक्य रचना भी कहीं की गड़बड़ है, ठीक है। व्याकरण का उल्लंघन प्राय है और वाक्य रचना भी कहीं की गड़बड़ है। इनकी वाणी का ओज अपने आप में ऐसा है कि सहृदय पाठक आनंद विभोर होकर वीर रस जति स्फूर्ति का अनुभव करता है। इनकी मतलब भूषण की, ठीक है ना। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन नहीं है, ऐसा कथन देखना है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। तो कौन सा नहीं है? द। उत्तर है द। इनकी वाणी का ओज अपने आप में ऐसा है कि सहृदय पाठक आनंद विभोर होकर वीर रस जनित स्फूर्ति का अनुभव करता है। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। अभी थोड़ा जल्दी करवाऊंगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला। रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है। मनोभावों के अनुरूप काव्य रचना,
मनोभावों के अनुरूप काव्य रचना, भाव पक्ष की प्रधानता, नियमों के आधार पर काव्य निर्माण, आत्माभिव्यक्ति, रहस्यात्मकता व संगीतात्मकता। तो बिल्कुल रीति मुक्त कवि कौन थे? गणानंद बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव। मनोभावों के अनुरूप काव्य रचना थी, बिल्कुल। भाव पक्ष की प्रधानता थी, ये भी सही है। नियमों के आधार पर काव्य रचना बिल्कुल नहीं थी, इन्होंने नियमों के आधार पर उन्होंने की थी जो रीतिबद्ध थे, ये तो रीति मुक्त थे, इसलिए नियमों के आधार पर ये काव्य रचना नहीं कर सकते। आत्माभिव्यक्ति, रहस्यात्मकता और संगीतात्मकता थी, संगीतात्मकता बिल्कुल थी। गणानंद जी और आलम जी सारे गाते ही थे। आत्माभिव्यक्ति स्वयं में जो बीती वो गाया था। रहस्यात्मकता अभी हम पढ़ चुके हैं कि गणानंद ने जो रहस्यवाद था वो कहाँ से लिया था? सूफियों से लिया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? रीतिबद्ध कवियों के यहाँ कृत्रिमता का प्राचुर्य मिलता है, बिल्कुल सही है। रीतिबद्ध कवियों के यहाँ कृत्रिमता का प्राचुर्य मिलता है, बिल्कुल सही है। रीतिबद्ध कवियों ने भाव पक्ष व कला पक्ष दोनों को समान महत्व दिया, बिल्कुल गलत है। इन्होंने भाव पक्ष को नहीं दिया, रीतिबद्ध ने, ठीक है ना, रीतिबद्ध ने। अब यहाँ आ जाए कि रीतिबद्ध कवियों ने भाव पक्ष को, हम लोग एक बात ध्यान लगा लेना, मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जब रीतिकाल की बात करते हैं तो रीतिकाल में क्या हो जाता है कि हम रीतिकाल को मानकर चलते हैं, ठीक है ना, रीतिकाल को मानकर चलते हैं। और रीतिकाल की क्या प्रमुख विशेषता है कि श्रृंगार को महत्व दिया गया, कला पक्ष को महत्व दिया गया, आश्रयदाता की प्रशंसा की गई, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो वहाँ क्या पूछा जाता है? वहाँ रीतिकाल नहीं पूछा जाता। बहुत बार ऐसा होता है कि या तो रीति बद्ध पूछा जाता है, या रीति मुक्त पूछा जाता है, या रीति सिद्ध पूछा जाता है। इनकी अलग अलग विशेषता पूछी जाती है। अब अगर रीतिबद्ध की विशेषता पूछी जाती है तब तो सारी चीज़ें आ जाती है कि उसमें कला पक्ष की प्रधानता थी, उन्होंने आश्रयदाता की झूठी प्रशंसा की थी, उनके अलंकारों को महत्व दिया था, ठीक है ना, इस तरह से सौंदर्य चित्रण किया था। ये सारी बातें आ जाएगी अगर रीतिबद्ध है तो। अगर रीति मुक्त की बात आती है तो कला पक्ष नहीं, फिर भाव पक्ष हो जाता है। उन्होंने भाव पक्ष को महत्व दिया था, आत्माभिव्यक्ति को महत्व दिया था, रहस्यात्मकता को महत्व दिया था, ये आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि रीतिबद्ध का पूछ रहा है, रीति सिद्ध का पूछ रहा है, या रीति मुक्त का पूछ रहा है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। रीतिबद्ध कवियों ने काव्यांगों के लक्षण उदाहरणों में संस्कृत ग्रंथों की नकल की है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ आ जाए कि रीति मुक्त कवियों ने काव्यांगों के लक्षण उदाहरणों में संस्कृत ग्रंथों की नकल की है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ तो सही है लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि रीति मुक्त कवियों ने इस प्रकार के ग्रंथों की रचना की नहीं। रीतिबद्ध कविता में प्राय मौलिक उद्भावनाओं का अभाव है, बिल्कुल सही है। रीतिबद्ध कविताओं में प्राय मौलिक उद्भावनाओं का अभाव है। अब यही रीति सिद्ध आ जाए तो मौलिक उद्भावनाएं है, अभाव नहीं है। तो इसलिए रीतिकाल से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आपने ध्यान रखना है कि वो रीतिबद्ध का है या संपूर्ण रीति काल का है, या रीतिबद्ध का है, या रीति मुक्त का है, या रीति सिद्ध का है, ठीक है। रीति मुक्त का है तो गणानंद बोधा आलम ठाकुर को ध्यान रखें। रीति सिद्ध का है तो आपने किसी को ध्यान रखना है? बिहारी को ध्यान में रखना है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है, व्याकरण का उल्लंघन प्राय है और वाक्य रचना भी कहीं की गड़बड़ है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रीतिकाल में एक बड़े भारी अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी पर वह नहीं हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? अ बैस है या फिर द? अ बैस है या फिर द? तो द डॉक्टर नगेंद्र का। निम्नलिखित कथनों को सम्मिलित कीजिए। रीतिकाल के अंतिम कवि बहुत महत्वपूर्ण है। रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है? गवाल, ठीक है ना। रीतिकाल के अंतिम कवि गवाल है। ए का दो इन दो में है, बाकी इनको काट दीजिए, ठीक है। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य, रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य, रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य कौन है? भिखारी दास। अंतिम प्रसिद्ध आचार्य कौन है? भिखारी दास। अंतिम प्रसिद्ध आचार्य भिखारी दास है तो बे का तीन ये रहा। तो उत्तर हमारे पास आ जाएगा स। उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा? स, ठीक है। और रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? पद्माकर, ठीक है। और रीतिकाल के अंतिम रीतिमुक्त कवि द्विजदेव। ये तो हमें पता है अंतिम रीतिमुक्त कवि पहले गणानंद बोधा आलम ठाकुर और द्विजदेव, गणानंद बोधा आलम ठाकुर और द्विजदेव। और इनको आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? अंतिम श्रृंगारी कवि। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? अंतिम श्रृंगारी कवि कहा है।
पद्माकर को क्या कहा है, अंतिम प्रबंध कवि, ठीक है ना। तो और कवि तो प्रबंध कवि या प्रसिद्ध कवि, एक ही बात होगी तो पद्माकर आ गया, ठीक है ना। आचार्य की बात करें तो भिखारी दास आ जाता है, ठीक है। तो ये थे 40 प्रश्न, और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।